Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ योर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेटेड हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तो वो भारतीय समाज के उन महान समाज सुधारकों में से एक थे जिनके द्वारा भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच में एक संतुलन स्थापित किया गया। उनका मानना था कि अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जो सबसे इफेक्टिव हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास एजुकेशन है, और इस दिशा में उनके द्वारा कुछ एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके द्वारा जो संस्कृत कॉलेज है उसको नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन कर दिया जाता है, जो पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ओपन था। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए या इक्वलिटी ऑफ द वुमेन के लिए उनके द्वारा वेरियस इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाते हैं। तो चलिए यहां से जो आपके लिए प्री के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं फ्रॉम द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन 1851 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। क्लियर? देन सेकंड पॉइंट जो आपको यहां से ध्यान में रखना है, उनके द्वारा स्टार्ट की जाती है एक मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज व्हिच रिजल्टेड इन द लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट। तो इन्हीं के प्रयासों की वजह से हमें इनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। तो सेकंड पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है। देन एज द सेक्रेटरी ऑफ बेथुने स्कूल जो कि एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1849 में, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। तो वो आवाज उठाते हैं फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन, फॉर द वुमेन इन द कंट्री। देन जो नेक्स्ट हमारे पास सोशल रिफॉर्मर है यहां पे, ही इज बाल शास्त्री जाम्बेकर। वो हमें ठीक है एक जर्नलिस्ट देखने को मिलते हैं, एंड इनको also he is known as father of Marathi journalism। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है बाल शास्त्री जाम्बेकर को। तो इनके द्वारा जर्नलिज्म के थ्रू वो प्रमोट करते हैं एनलाइटनमेंट को, और साथ साथ में रिफॉर्म्स को भी प्रमोट किया जाता है बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। और इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, चैलेंज किया जाता है जो हमें सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिलती है, या हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो हमारे पास सोसाइटी में ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है उसके खिलाफ इनके द्वारा आवाज उठाई जाती है। तो यहां से जो पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं, ही वाज द पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे एंड ही अटैक्ड द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। तो जो हमें ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है सोसाइटी में, उसके खिलाफ इनके द्वारा आवाज उठाई जाती है। देन कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो उनसे रिलेटेड है, ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दर्पण इन 1832। तो उनके द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम है दर्पण। कौन सी ईयर में? 1832 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन 1840 में इनके द्वारा एक और स्टार्ट किया जाता है जर्नल जिसका नाम है दिग्दर्शन। तो यहां से दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है। Then he also founded the Bombay Native General Library. Then he was the first professor of Hindi at the Elphinstone College. तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर से, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म। देन थर्ड यहां पे आपके पास है परमहंस मंडली। तो हमें ये एक सीक्रेट सोसाइटी देखने को मिलती है जो काम करती है फॉर द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, चैलेंज किया जाता है किसको? जो आपको ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं सोसाइटी में, उसको इनके द्वारा चैलेंज किया जाता है। तो बात करें परमहंस मंडली की, तो यहां से जो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट वन, इसकी फाउंडेशन ध्यान रखनी है 1849 में। कहां पे? महाराष्ट्र में। देन द फाउंडर्स ऑफ द परमहंस मंडली, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। दादोबा पांडुरंग देखने को मिलते हैं, मेहता जी दुर्गाराम। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। इट बिगैन एज अ सीक्रेट सोसाइटी दैट वर्क्स टू रिफॉर्म द हिंदू रिलीजन एंड द सोसाइटी इन जनरल।
देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी वाज क्लोजली लिंक्ड टू द मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा के जो हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं दादोबा पांडुरंग, और ये जो सभा है एस्टेब्लिश की जाती है 1844 में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। और इस परमहंस जो मंडली है उसकी हमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं पूना में, सतारा में एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट जो यहां पे हमारे पास है दैट इज सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा राव फुले। तो बात करें ज्योतिबा राव फुले की, तो एक 19वीं सेंचुरी के एक हमें प्रोमिनेंट रिफॉर्मर देखने को मिलते हैं ज्योतिराव फुले, जो कहां से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं, और इनका बर्थ देखने को मिलता है सतारा में। और इनके द्वारा सत्यशोधक समाज के द्वारा इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है हमें सोसाइटी में। और इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल, इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है लोअर कास्ट के पीपल के अगेंस्ट, उसको भी इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं रिलेटेड टू योर सत्यशोधक समाज, ठीक है। पहली बात करें हम ज्योतिराव फुले की, जिनका बर्थ देखने को मिलता है सतारा में, जो कहां पे है, महाराष्ट्र में, और ये बिलोंग करते थे माली कम्युनिटी से, माली यानी गार्डनर कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे आपके पास। देन इनके द्वारा अपर कास्ट के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है, और इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की फाउंडेशन देखने को मिलती है कहां पे, पुणे में, और कौन से ईयर में, 1873। तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है 1873 में हेडक्वार्टर कहां पे है सत्यशोधक समाज का, दैट इज इन योर पुणे। और इनके कुछ एक वर्क्स की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम इनके लिटरेरी वर्क की बात करें तो आपको देखने को मिलता है सार्वजनिक सत्याधर्म एंड सेकंड वन गुलामगिरी। ये गुलामगिरी काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू ज्योतिबा राव फुले। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ज्योतिराव फुले के द्वारा यूज किया जाता है सिंबल ऑफ राजा बाली अगेंस्ट द ब्राह्मण सिंबल ऑफ राम। तो जहां पे ब्राह्मण्स के द्वारा श्री राम का सिंबल यूज किया जाता है, तो उनके द्वारा यूज किया जाता है सिंबल ऑफ राजा बाली। देन फुले एम्ड एट द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं, और उसके एबोलिशन के लिए वो काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ही वॉज अगेंस्ट द संस्कृतिक हिंदुइज्म। तो जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है हमें सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट हमें दिखाई देते हैं ज्योतिबा राव फुले। और इनके द्वारा अपनी वाइफ के साथ मिलकर विमेंस की बेटरमेंट के लिए भी बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक गर्ल्स स्कूल को ओपन करते हैं। कौन से प्लेस पे? प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है विद द ईयर ऑफ फाउंडेशन। तो यहां पे 1848 में गर्ल्स के लिए एक स्कूल ओपन किया जाता है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा विद द हेल्प ऑफ सावित्रीबाई फुले एट पुणे इन 1848। इसके अलावा इनके द्वारा होम फॉर विडोज भी ओपन किया जाता है 1854 में। ये पॉइंट्स हमें यहां पे ध्यान में रखना है। एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ महात्मा फॉर हिज सोशल रिफॉर्म्स। तो जो उनका सोशल वर्क है उसी की वजह से उनको एक टाइटल भी दिया जाता है महात्मा का। देन नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो हमारे पास यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलते हैं जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, और ये अपने जर्नलिज्म और लिटरेरी वर्क के माध्यम से इनके द्वारा जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके द्वारा गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। तो ये जर्नलिज्म के माध्यम से क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, और इनके द्वारा प्रमोट किया जाता है रैशनलिज्म यानी तर्कवाद को। अब बात करें यहां पे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे पास प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ अ जज अंडर द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के अंडर ये एक जज की पोस्ट पे सर्व करते थे। देन इनके द्वारा एक वीकली है प्रभाकर करके, जिसके लिए इनके द्वारा लिखा जाता है, और
यहां पे जो इनके द्वारा पेन नेम यूज किया जाता है इस वीकली को लिखने के लिए वो होता है लोकहितवादी। तो इसलिए इनको लोकहितवादी भी कहा जाता है किन्हें, गोपाल हरि देशमुख को। और ये आपसे एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है, तो दैट इज योर गोपाल हरि देशमुख। देन उनके द्वारा एक फेमस स्टेटमेंट पास की गई थी जो आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। He said if a religion does not sanction social reforms, then change the religion। तो अगर कोई रिलीजन अलाउ नहीं करता है सोशल रिफॉर्म्स को, देन आपको रिलीजन चेंज करने की जरूरत है। देन इनके द्वारा एक वीकली स्टार्ट किया जाता है तेजू। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट जर्नल भी है जो पीरियोडिकल्स है जो रिलेटेड है विद गोपाल हरि देशमुख, जिनका आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञान प्रकाश है आपके पास, सेकंड वन इंदु प्रकाश एंड लोकहितवादी। तो ये पॉइंट्स आपको यहां से ध्यान में रखने। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो भी हमें महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिनका नाम है गोपाल गणेश अगरकर। और गोपाल गणेश अगरकर आपको एक फेमस एजुकेशनिस्ट देखने को मिलते हैं और इसके साथ एक फेमस रिफॉर्मिस्ट देखने को मिलते हैं हमें गोपाल गणेश अगरकर। उनके द्वारा प्रमोट किया जाता है रैशनलिज्म को यानी तर्कवाद को, और इनके द्वारा हमेशा से महत्व दिया जाता है रैशनलिज्म को। किसके ओवर? ही गेव इंपॉर्टेंस टू रैशनलिज्म ओवर विच? ओवर द ब्लाइंड फेथ एंड कस्टम्स। तो ब्लाइंड फेथ हैं या जो कस्टम्स हैं उनके खिलाफ उनको किस चीज को प्रमोट किया जाता है इनके द्वारा? रैशनलिज्म को यानी तर्कवाद को। यानी जो आपके पास ह्यूमन रीजंस हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसके द्वारा? गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। अगेंस्ट अगर हम बात करें ब्लाइंड फेथ की या ब्लाइंड जो हमें कस्टम्स देखने को मिलते हैं उनके खिलाफ। देन यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, ही वाज एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। कहां से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और ही वाज अ को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल। इसके अलावा यहां पे एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी है जो काफी बार हमें एग्जाम में देखने को मिलती है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो जिसकी फाउंडेशन 1884 में देखने को मिलती है। उसके हमें को फाउंडर देखने को मिलते हैं गोपाल गणेश अगरकर। देन इनके द्वारा एक कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया जाता है। ये कॉलेज जो आपके पास डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसके को फाउंडर्स के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया जाता है 1885 में। कहां पे? पुणे में। इसके अलावा वो हमें प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं इसी पर्टिकुलर कॉलेज के, जिसका नाम है फर्गसन कॉलेज, जो हमें पुणे में देखने को मिलता है। देन ही वाज आल्सो द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। केसरी को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो दिस जर्नल वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक। देन बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, बाद में इनके द्वारा एक अपना पीरियोडिकल भी स्टार्ट किया जाता है जो काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसका नाम है सुधारक। तो सुधारक को स्टार्ट किया जाता है गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। कौन से पर्टिकुलर ईयर में? 1888। तो ये पॉइंट्स हमें यहां से ध्यान में रखने हैं। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी है जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी। ये हमें एक विशिष्ट संस्था देखने को मिलती है जिसके द्वारा प्रमोट किया जाता है नेशनल सर्विस को। नेशनल सर्विस को प्रमोट किया जाता है इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा। और इस नेशनल सर्विस को कैसे प्रमोट किया जाएगा? थ्रू अ कैडर ऑफ वेल ट्रेन्ड नेशनल वर्कर्स। थ्रू अ कैडर ऑफ वेल ट्रेन्ड नेशनल वर्कर्स के द्वारा नेशनलिज्म या नेशनल जो सर्विस है उसको प्रमोट किया जाता है। तो यहां से जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से, सबसे पहले इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा देखने को मिलती है? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं। और इसकी फाउंडेशन हमें देखने को मिलती है 1905 में। उसका जो हेडक्वार्टर है आपके पास पुणे में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पे आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो आपके पास सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसके हमें को फाउंडर देखने को मिलते हैं एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। देन हितवाद करके एक जर्नल है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसकी पब्लिकेशन स्टार्ट होती है नागपुर में इन 1911। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देन ये हमें माउथपीस देखने को मिलता है जो आपके पास हितवाद है, इट इज द माउथपीस ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब हमें गोखले की डेथ देखने को मिलती है 1915 में, तो ये जो आपके पास सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसको ओवरटेक करते हैं श्रीनिवास शास्त्री। तो जो उसके नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे आपके पास दैट इज श्रीनिवास
शास्त्री। देन नेक्स्ट जो हमारा और लास्ट जो हमारा आज का डिस्कशन रहेगा, इट वुड बी अराउंड द सोशल सर्विस लीग। तो बात करें सोशल सर्विस लीग की, ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट संस्था देखने को मिलती है जो काम करती है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग एंड इट वर्क फॉर इंप्रूविंग द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द मासेस इन द सोसाइटी। तो जो मासेस हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए काम करते हुए दिखाई देती है हमें सोशल सर्विस लीग। और सोशल सर्विस लीग ये कैसे इंप्रूव करेगी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस को? तो उसको इंप्रूव किया जाएगा वेरियस सोशल वर्क्स के द्वारा या एजुकेशन के माध्यम से, तो या वेरियस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एजाइटेशन है। इन वेरियस मेथड्स के द्वारा ये बात करती है लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के ऑफ द मासेस इन अवर सोसाइटी। तो यहां से जो हमने पॉइंट ध्यान में रखने हैं, इसके जो हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट है, नारायण मल्हार जोशी के फाउंडर देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा सोशल सर्विस लीग को एस्टेब्लिश किया जाता है, फाउंड किया जाता है बॉम्बे में इन 1911। तो ये हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड जोशी is also the main force behind the establishment of All India Trade Union Congress, जिसकी हमें स्थापना देखने को मिलती है 1920 में। और इनके द्वारा कुछ एक स्कूल्स, लाइब्रेरीज या रीडिंग रूम्स भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं फॉर इंप्रूविंग द लिटरेसी एंड एजुकेशन, फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन अमंग द मासेस। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम द सोशल सर्विस लीग, जिसकी स्थापना देखने को मिलती है बॉम्बे में 1911 में बाय द नारायण मल्हार जोशी। तो ये हमारे पास आज कुछ एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट सोसाइटीज थी या ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने काम किया फॉर द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th सेंचुरी। क्लियर? तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।